एआईपीआई के बैनर तले आज जगजीवन राम शोध संस्थान में आज़ादी के 75 साल देश किधर विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न पार्टी के लीडर व सामाजिक लोगों ने परिचर्चा के दौरान देश की वर्तमान हालत पर जमकर बरसे। इस दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 के चुनाव को एक आंदोलन की तरह लड़ना होगा। मुल्क की भलाई के लिए एकजुटता ज़रूरी है। जबकि शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार के तमाम लोकतंत्र पसंद नागरिकों को एक नई उम्मीद दी गई है। राम पुनिया ने कहा कि सामाजिक आंदोलन के बिना लोकतंत्र और लोकतंत्र के बिना समाज नहीं चल सकता। शमसुल इस्लाम ने कहा कि मनुस्मृति और आरएसएस मूलतः हिंदू औरतों व दलितों के खिलाफ है। भाजपा आरएसएस ने आरक्षण लगभग ख़त्म कर दिया है। ये बातें उदय नारायण चौधरी ने कही। मीना तिवारी दंड संहिता को न्याय संहिता कहकर अन्याय को ही स्थापित करने की साजिश की जा रही है। एआईपीएफ के बैनर से आज़ादी के 75 साल देश किधर विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था। परिचर्चा में दिल्ली से प्रोफेसर शमसुल इस्लाम, आईआईटी बॉम्बे के रिटायर्ड प्रोफेसर राम पुनिया और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, पूर्व विधायक अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और एपवा की महासचिव मीना तिवारी ने भाग लिया। में जो स्थापित समझ थी उसमें एक समस्या थी कि एक संकीर्णता थी, क्योंकि हमने आज़ादी के आंदोलन को, आज़ादी को एक घटना के रूप में और इसीलिए उसके कुछ खास आंदोलनों को ही ज्यादा देश में तवज्जो मिला। वो एक जबरदस्त प्रक्रिया थी, एक दशकों का इतिहास था और जिसमें तरह तरह के आंदोलन थे, अलग अलग विचारधारा थी। तो उसका इतना जो व्यापक एक पूरा फैलाव था, अक्सर हम इसको कम करके समझा करते थे, कम करके देखते थे और ये एक समस्या रही। और इसमें समस्या ये थी कि आजादी के आंदोलन में हम सिर्फ इसी पर फोकस करते थे कि अंग्रेजों को कैसे भगाया गया, अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए क्या क्या तरीके अख्तियार किए गए, अलग अलग उस मीन्स पर हमारी ज्यादा बात होती थी। लेकिन अंग्रेजों को हटाना और उसके साथ साथ एक आधुनिक हिंदुस्तान की कल्पना करना, उसको बनाना और वो आधुनिक हिंदुस्तान कैसा होगा, हम समझते हैं कि इसको भी आजादी के आंदोलन के ही एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में समझना। उन्वान तो कुछ अजीब है, लेकिन शायर की पंक्तियों का आप अपने तरीके से खोज लेते हैं। पहलुए शाह में, शाह के पहलू, ये दुख्तरे जमहूर की कब्र, जरा इसका मीनिंग बता दीजिए। शाह के कब्र के पास, दुख्तर मतलब बेटी, जमहूर के मतलब डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। पहलुए शाह में ये दुख्तरे जमहूर की कब्र कितने गुमशुदा फसानों का पता देती है। पुराने संदर्भों को याद कीजिए, राजाओं और बादशाहों के जमाने और उनके एक्सप्लॉयटेशन की। आपने सही कहा, राजा राजा होता है, किसी धर्म का हो, और उसकी विशेषता यह है कि वो सब कुछ अपने लिए सोचता है और धन दौलत लूट लूट करके वो महल बनाता है, बड़ी बड़ी कब्रगाहें भी बनाता है, बड़े बड़े महल भी बनाता है। तो पहलुए शाह में ये दुख्तरे जमहूर की कब्र कितने गुमशुदा फसानों का पता देती है, कितने खुरेज हकायक से, हकीकतों से, खुरेज मतलब फूल से लटपट उठाती है नकाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है। इन संदर्भों को याद रखिए। सेमिनारों में बोलना मेरे लिए मुश्किल। मनाएंगे आरएसएस वाले, कैसे इसको मनाएंगे कि वो 13, आज क्या तारीख है, 14 को वो भारत विभाजन विभीषिका जी, उसको याद करने का दिवस मनाएंगे। तो वो किस तरह से जनता की एकता को तोड़ने के लिए करना चाहते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। और बात आ जाती है कि सारी जगह तिरंगे बाहर बिक रहे हैं, लेकर बैठे हैं और तिरंगा लहराया जाएगा, मोदी जी भी तिरंगा लहराएंगे।
लेकिन आप तिरंगे के बारे में उन्होंने क्या किया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। 14 अगस्त 1947 को जो अंग्रेजी का मुखपत्र है आरएसएस का ऑर्गेनाइजर, वो जो एडिटोरियल लिखता है उसका हिंदी अनुवाद में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, न अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा है जिसमें 3 रंगों बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। मोदी नाम का प्राणी परसों झंडा लहराएगा और उसके जो पूर्वज थे जिनको वो कहते हैं, मोदी जी ने जुलाई 2013 के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का कह दिया था कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं और मेरे को जो नेता बनाया है वो गोलवालकर ने नेता बनाया। गोलवालकर उस वक्त जिंदा था, उसके अंतर्गत ही अखबार निकलता था जिसमें एडिटोरियल लिखा। उसके बाद से आती हूँ, बिहार की मिट्टी में मेरी पैदाइश हुई है। पढ़ाई लिखाई क्लास 12वीं तक मेरा यहीं रहा, बट जिस समय मेरी पढ़ाई 12वीं में पास कर रही थी उस समय मर्डर कमीशन जोरों पे था और जाति व्यवस्था की बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले तो महिला होने के नाते मैं यह समझती हूँ कि कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख रही थी कि कुछ महिलाएं अब जातियों में बंट रही हैं कि इस समाज की महिलाएं, इस समाज की महिलाएं। मेरा एक मत है कि सबसे पहले मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक पत्नी हूँ और एक मैं माँ हूँ। तो महिलाओं को मैं छंद में, टुकड़े में बंटते हुए एटलीस्ट मैं नहीं देखना चाहूँगी। मैं महिला हूँ और हर महिला की समझ हो सकता है अलग हो, बट जो उनकी पीड़ा होती है, जो उनका इमोशन होता है अपने भाई, अपने पिता, अपने बच्चे के लिए, वो लगभग सेम ही होता है। दूसरी बात मैं कहूँगी कि मेरी पढ़ाई बेंगलोर से हुई, उसके बाद से मैं दिल्ली में बहुत लंबे टाइम तक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब में रही। और ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि एक कॉर्पोरेट सेक्टर का हाई प्रोफाइल जॉब को छोड़ करके जब आप यह डिसीजन लेते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि की धरती पे पहुंचकर उस समाज के लिए, उस अपने भाई बंधुत्व के लिए काम करना चाहती हूं, क्योंकि उस पीड़ा को मैंने देखा है, मैंने समझा है। मैं 2007 से पंचायती व्यवस्था को लेकर के अपना क्षेत्र जो मेरा है, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय मेरी कर्मभूमि रही है, क्योंकि वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे फादर जॉब में थे तो वहाँ रही। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि एक महिला जब अपनी दहलीज को, खास करके कॉर्पोरेट सेक्टर के हाई प्रोफाइल जॉब को छोड़ करके जब बाहर निकलती है तो परिवार का कैसा विरोध मुझे झेलने को मिला होगा, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ आपको। हर दिन वह विरोध मुझे झेलना होता है, बट कुछ मित्र मिलते हैं जिसमें बसंत जी से मेरी मुलाकात हुई। अब मैं उनके सोच को, बड़ा अच्छा दिन है कि हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी विचारधारा के लोग हैं। मैं मनुस्मृति के बारे में सुन रहा था, पढ़ा भी, मैं धन्यवाद देता हूँ संतोष साहब को, लेकिन मैं उस दिशा में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम नहीं है। मनुस्मृति में के ही विरोध में डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक चित्पावन ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की और शायद तत्कालीन समय में ही जो समाज में गैर बराबरी थी, छुआछूत था और इंसान से नफरत का वातावरण था, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भांप लिया था। और भांपने के बाद पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में ही प्रतीक के तौर पर मनुस्मृति को जलाने का काम किया था और पूरे देश में जहां तहां जलाया गया था। लेकिन बाद के लोगों ने इस बातों को तो गंभीरता से समझा नहीं और बाद में आजादी के आरक्षण को ही समझ लिया कि ये प्रसादी है। वास्तव में यह प्रसादी नहीं थी। देश के करोड़ों करोड़ बेजुबान जो लोग थे, अछूत लोग थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई गई थी।
लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारा ध्यान ये सामाजिक गैर बराबरी जो है उसके ऊपर कम गया, नहीं गया। नतीजा हुआ कि 75 साल की आजादी के बाद भी जो देश का सबसे दबंग जाति का आदमी, पूर्वी भारत का रहने वाला आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हुए और मुख्यमंत्री पद से जब हटे तो उनके, चूंकि मुख्यमंत्री का क्वार्टर तो होता है एयरमार्क, उस क्वार्टर को कितना बार गंगा जल से, गाय के मुंह से, गाय के गोबर से धोया गया इसका कोई हिसाब नहीं, और जब पाक हुआ तब उसमें गए हैं। और तो बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को मधुबनी में मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। यह है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भुवनेश्वर चले गए, मंदिर में पूजा करने के लिए घुसने नहीं दिया, भगा दिया। मैं इसलिए इन बातों को याद दिलाना चाहता हूं। हम अभी नए संसद भवन के समय का बात नहीं भी ला रहे हैं आपको। ये जो सामाजिक गैर बराबरी है जिसके ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ध्यान दिलाने का कोशिश किया था, आजादी के बाद लोगों ने यह समझा कि दया से दलितों को दे दिया जाए, दया का पात्र मान लिया गया। और दुर्भाग्य रहा कि दलित लोग भी जो इसमें आगे आए, पिछले बहुजन लोग आए, ये अछूत लोग, कुछ लोगों को दया के हिसाब से आरक्षण दिया गया और जो समाज की बड़ी जातियां थी वो अपने आप को दबंग समझने लगी। तो दबंग समझने का नतीजा हुआ कि ब्राह्मणवाद बहुत तेजी से फलने फूलने लगा हमारे देश में, और ब्राह्मणवाद जब फूलने फूलने लगा तो हम सब लोगों ने उसको माना भी। अब ये बताइए जरा हमको, आप सब लोग सुन रहा कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है क्या कि मां के मुंह से, इंसान के मुंह से बच्चा पैदा ले ले, महिला के मुंह से? अरे भाई, आपके जिस मनुस्मृति का युद्ध बता रहे हैं, कहा कि ब्रह्मा जी ने, जिसने वेद का निर्माण किया, ब्रह्मा जी ने मनुदेव को डिक्टेशन दिया कि तुम लिखो मनुस्मृति और ये कानून। जिस डिक्टेशन को गोलवलकर ने अपने बंच ऑफ थॉट में उतारने का काम किया है।